गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं DSSB PGT हिस्ट्री की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज PGT हिस्ट्री का डेट अनाउंस हो गया है। 22 सितंबर को उसका एग्जाम है। ठीक है, तो ये वीडियोज आप लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। जो लोग DSSB PGT हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए उपयोगी हो सकती है। और चूंकि मैंने इस बार अभी जो 2023 का एग्जाम था, जो भी 4 शिफ्ट में हुआ था, 31 और 1 अगस्त को, तो उसमें से एक शिफ्ट में मैंने भी पार्टिसिपेट करा हुआ था। तो मैं कुछ अपना अनुभव शेयर कर देता हूँ उससे रिलेटेड। 180 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से पूछे गए थे, उसमें आप देखेंगे कि 140 से 145 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से थे, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री से थे। तो इंडियन हिस्ट्री तो कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ थे। और जो परंपरागत टाइप के उसमें क्वेश्चन थे, वो अगर आप कम पढ़े हो, ज़्यादा पढ़े हो, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन उसमें मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री कितना अच्छे से पढ़ लें, आप उनको शायद ही टैकल कर पाए उन क्वेश्चन को। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह होगी कि आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ते रहिए, लेकिन इंडियन हिस्ट्री पे विशेष फोकस करिए। अगर इसमें आपसे गलती हुई तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से ही आप DSSB PGT में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वीडियो पे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम ताम्र लेख है, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन दिया है पहाड़पुर, साहगौरा, विनगरी और दामोदर ताम्र लेख। ठीक है, तो जो पहाड़पुर ताम्र लेख है वो बांग्लादेश से मिला हुआ है और बुद्धगुप्त का है। ठीक है, तो अब इसका क्या महत्व है, इसमें भी ब्राह्मणों को भूमि दान का साक्ष्य मिलता है, और इसके साथ साथ जो गुप्त साम्राज्य है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण भी इस पहाड़पुर ताम्रलेख से होता है कि इनका साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था। जो दूसरा ऑप्शन है सागौरा ताम्रलेख, आप लोग जानते हैं ये गोरखपुर से चंद्रगुप्त मौर्य का ताम्रलेख है, जो प्राचीनतम ताम्रलेख है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें जो है खाद्य भंडारण से जो अकाल के समय स्थिति उत्पन्न हो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें जो है अनाज भंडारण की बात की गई है। ठीक है, और जो दामोदरपुर ताम्रलेख है वो आपके कुमारगुप्त फर्स्ट का है, और इससे प्राचीनतम जमीन के खरीद बिक्री का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और भू अनुदान का तो इसमें साक्ष्य मिलता ही है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया, लेकिन इससे प्राचीनतम भूमि के खरीद फरोख्त की बिक्री का साक्ष्य मिलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस सवाल का वो तो सागौरा ताम्रलेख है, लेकिन आप लोग बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जो भी चीजें बताई उसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बालोतरा सिक्का का दान दिया था, तो ऑप्शन है आपका मिहिर भोज, जय सिंह सिद्धराज, पृथ्वीराज चौहान, भोज परमार। आप लोग देखेंगे मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार शासक है, जय सिंह सिद्धराज गुजरात में शासन कर रहा है। ठीक है, और इसी ने जो है एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बालोतरा सिक्का दिया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जय सिंह सिद्धराज। जो तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान भी कई हुए। एक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसने मोहम्मद गोरी को तराइन के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया, दूसरे में स्वयं पराजित हो गया। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन है भोज परमार, आप लोग जानते हैं कि वो परमार वंश का शासक था जिनकी राजधानी धारा थी। ठीक है, मालवा के क्षेत्र में लोग शासन करते थे। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जयसिंह सिद्धराज। अगला प्रश्न है भारत में स्थापत्य की गौतिक शैली निम्न में से किसके द्वारा लाई गई, ऑप्शन है डेनिश, ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच। तो आप लोग देखेंगे कि भारत में जो गौतिक शैली है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी। एक क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप जब एग्जाम हम देने जाते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी हम ध्यान नहीं देते और दिल्ली ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने केवल और केवल सिपह सलाहर की उपाधि धारण की थी, इसका जो प्रशासन का केंद्र था ये दिल्ली ना होके लाहौर था। तो 4 ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, लाहौर, लखनऊ थी। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो केंद्र था, जो कुतुबी वंश का केंद्र था, वो क्या था, लाहौर था। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह के समय पंजाब को कितने प्रांतों में बांटा गया था, 5, 4, 3, 6। तो आप लोग देखेंगे कि इससे HPSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रणजीत सिंह के समय पंजाब को बांटा गया है वो 4 प्रांतों में बांटा गया है।
अब है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर सभी किसी न किसी रूप में कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में जो है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन एक ही मंजिल पूर्ण करवा पाया था कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके बाकी के 3 मंजिल जो है इल्तुतमिश पूरा करवाता है, ठीक है? तो फिर बाद में होता क्या है कि ये कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक जो है मरम्मत करवाता है और फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिरने से उसका चौथा माला नष्ट हो जाता है, तो चौथे माले को तोड़ के उसकी जगह 2 माले और बनवा देता है। तो टोटल जो कुतुब मीनार की ऊंचाई हो जाती है वो 5 माले की हो जाती है, मतलब उसमें 5 फ्लोर हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद सिकंदर लोदी भी इसके मरम्मत से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? तो पूरा इल्तुतमिश ने किया। प्रारंभ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इल्तुतमिश, ठीक है? अगला प्रश्न है कि 1259 ईस्वी में किस मंगोल सरदार से समझौते के बाद पंजाब में शांति स्थापित हुई थी? ऑप्शन है हलाकू, कुबलई खां, इनमें से कोई नहीं, चंगेज खान। तो आप लोग देखेंगे कि उस समय जो 1258 में जो मंगोल साम्राज्य है उसका जो प्रमुख है वो हलाकू खां है। तो हलाकू खां से समझौते के द्वारा जो है पंजाब में शांति स्थापित हुई, ठीक? अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन है भीम द्वितीय, विद्याधर चंदेल, जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज थर्ड जिसको बोला जाता है उसने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जब पृथ्वीराज चौहान है तो आप ये भी याद रखिए कि जो मोहम्मद गौरी को जिसने पराजित किया है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, ठीक है? क्योंकि अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया आपको बस इतना पता है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन में आ गया आपके कि पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब तो गए आप। तो आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान को कौन से वाले सॉरी मोहम्मद गौरी को कौन से पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया? तो पृथ्वीराज थर्ड ने। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड से पहले भी कोई उसको पराजित कर चुका था, वो थे गुजरात के शासक भीम द्वितीय। आप लोग चंदेल विद्याधर को जानते ही हैं, चंदेल शासक हैं। जयचंद गढ़वाल वंश के शासक हैं जिनको 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित करता है। लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भीम द्वितीय, ठीक है? अगला प्रश्न है कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सिद्ध मातृका, ग्रंथ लिपि, शारदा लिपि, खरष्टी लिपि। तो आप लोग देखेंगे कि कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि से जाना जाता है, जो उस समय जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था तो भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि थी, ठीक है? और जो शारदा लिपि थी वो कश्मीर में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि आप लोग जानते ही हैं, इसका जिक्र अशोक के अभिलेखों में हुआ है, जो आपके दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है? तो इसका इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिद्ध मातृका लिपि है। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश को विधिवत दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। अब विधिवत या कुछ भी कह लीजिए, मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में इसको दास्ता से मुक्ति दे दी जाती है। अगला प्रश्न है 1279 में तुगरिल खान ने विद्रोह कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है खान खाना, सुल्तान मुगुसुद्दीन, महावत, फखरुद्दीन। तो आप लोग देखेंगे कि तुगरिल खान ने जो है जो बंगाल में जो विद्रोह करता है और अपने आप को सुल्तान मुगुसुद्दीन के नाम से शासक घोषित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आप लोग देखेंगे जो सामवेद है वो गान से संबंधित है, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ऋग्वेद जो प्राचीनतम वेद है, ठीक है? ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। इसी में आपके सबसे पहले जो है अयोध्या का जिक्र मिलता है, ठीक? अब अगला ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ठीक है? जो जादू टोना और देखा जाए तो आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है? और यजुर्वेद जो आपका है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में लिखा गया, ठीक है? ये कर्म कांड प्रधान है, इसमें यज्ञ वगैरह के बारे में बताया गया, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो आप लोग देखेंगे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में फतेह हैदर और मोइजुद्दीन सॉरी अब्दुल खालिक और मोइजुद्दीन को बंधक के रूप में दे दिया जाता है, क्योंकि 3 करोड़ की जो राशि देने का वादा किया रहता है टीपू, उसमें से आधी राशि दे पाता है, आधे के बदले वो अपने पुत्रों को बंधक के रूप में रखता है। तो फतेह हैदर को जो है नहीं दिया गया था, ठीक?
अगला प्रश्न है कि संस्कृत नाटक सारीपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है वसुमित्र, अश्वघोष, असंग और दिग्नांग। तो आप लोग देखेंगे वसुमित्र, जिन्होंने बौद्ध संगीति की भी अध्यक्षता की थी, इन्होंने विभाषा शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अश्वघोष ने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद प्रकरण, ठीक है, और वज्र सूची, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो अश्वघोष है। लेकिन जो असंग है, इन्होंने इनको योगाचार का जनक माना जाता है, ठीक है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो दिग्नांग है, ये न्याय दर्शन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो है कुंदमाला, जो रामायण पे आधारित है, राम कथा पे आधारित है, और प्रमाण समुच्चय नामक पुस्तकें लिखी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन तो अश्वघोष है। अगला प्रश्न है, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और फिरोज तुगलक। तो आप लोग देखेंगे 1229 में अल मुस्तसिर बिल्लाह, जो कि उस समय खलीफा रहता है, उससे जो है वैधानिकता प्राप्त करता है कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके कहने पर 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था? तो ऑप्शन है अमीरों के कहने पर, सैनिकों के दबाव से, मोहम्मद गोरी, स्वेच्छा से। तो आप लोग देखेंगे मोहम्मद गोरी के कहने पे। अगला प्रश्न है, किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी और बलबन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपने पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? तो इसमें मिस प्रिंट है 1772 में शाह आलम को जो है पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता जो की थी, तो इसमें 1772 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, महदजी सिंधिया, निजामुल मुल्क और सूरजमल। तो आप लोग देखेंगे कि महदजी सिंधिया की सहायता से जो है शाह आलम वापस से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाता है, नजीबुद्दौला को प्रतिस्थापित करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, शासक बनने से पूर्व बलबन ने किस महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया? अमीर शिकार, अमीर हाजिब, अमीर अकबर या उपयुक्त सभी? तो हम लोग देखते हैं उसने इन सभी पदों पर कार्य किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेज सभा के प्रधान सेनापति कौन थे? तो ऑप्शन है सर चार्ल्स आयर, चार्ल्स नेपियर, सर जिम्पी आर्थर, सर ह्यूज कप। तो आप लोग देखेंगे चार्ल्स नेपियर तो सिंध विजय के समय सेना का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सर ह्यूज गप। टीपू सुल्तान को किसने अशांत आत्मा कहा? तो ऑप्शन है जीएसएन ली, हैरिस, टॉमस मुनरो और स्टुअर्ट। तो आप लोग देखेंगे वही टॉमस मुनरो है जो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो मद्रास के बारामूला में सबसे पहले 1792 में लागू होती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, बर्नी ने किस शासक को जनता का पिता की संज्ञा दी है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं, या फिरोज शाह तुगलक। तो आप लोग देखेंगे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये आपका बलबन है। अगला प्रश्न, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तब ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ऑप्शन है जनरल लॉ, जेम्स आउटरम, डब्ल्यू.एच. स्लीमैन और बिशप हेबर। तो आप लोग देखेंगे स्लीमैन और बिशप हेबर, इन दोनों ने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। बिशप हेबर की गैर सरकारी थी, स्लीमैन की सरकारी थी। दोनों ने इस बात का विरोध किया कि अवध का विलय नहीं होना चाहिए, लेकिन जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया। और जब उसका विलय किया गया उस समय जेम्स आउटरम ही जो है ब्रिटिश रेजिडेंट था लखनऊ में, ठीक है। निम्न में से कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? सफदरजंग, शहादत खान, आसफुद्दौला, शुजाउद्दौला। आप देखिए जो ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की जो प्रचलित परंपरा जो आई वो लॉर्ड वेल्लेसली के समय बड़े पैमाने पर लागू हुई, जिसको उसकी सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका छोटे तौर पे इम्प्लीमेंट जो है बहुत पहले ही अवध में किया जा चुका था, शुजाउद्दौला के समय में, ठीक है। तो शुजाउद्दौला वह शासक है जिसने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था, जो, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने भारतीय परंपरा के अनुसार राजकीय छत्र रखने की शुरुआत की? ऑप्शन बलबन, रजिया, फिरोज और अलाउद्दीन खिलजी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रजिया सुल्तान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री रंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई थी? तो हम लोग देखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है 1791 में, 1792 में, 1793, 94, तो इसमें से 1792 में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके तहत जो
टीपू होता है, उसको 3 करोड़ की क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को देनी होती है, जिसमें से वो आधा चुकाता है और आधे के बदले अपने पुत्र अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को क्या रखता है, अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त गुप्ता सॉरी ये मिसप्रिंट है, किस चीनी यात्री ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन है वेनसांग, फाहियान और इसिंग। तो आप लोग देखेंगे कि जो वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में आता है। ठीक है। और इसकी जो जीवनी है वो सीयू की है। और यही जो है गुप्त रूप से भारत आता है। इसको जब वहां का राजा अनुमति नहीं देता है तो गुप्त रूप से भारत आता है और 14 साल भारत में रहता है। उसके बाद जब वापस जाता है तो उसको राजा क्षमा कर देता है और उसका बड़ा अच्छे स्वागत करता है। और जो फायान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया हुआ है। ठीक है। और इसकी इसकी जो रचना है वो फो क्यू की है। ठीक है। और इसिंग जो है इसने ये जो है 7वीं शताब्दी में भारत आता है और इसने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अ, अगला प्रश्न है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का नाम है? तो भगवत गीता ऑप्शन है आदि पर्व, अनुशासन पर्व, भीष्म पर्व और शांति पर्व। आप लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ा पर्व है भगवत महाभारत का वो शांति पर्व है, लेकिन जो भीष्म पर्व है उसी में महाभारत भगवत गीता का जिक्र है। ठीक है। सॉरी, तो भीष्म पर्व में भगवत गीता का जिक्र है। अगला प्रश्न है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, ये किसने कहा? तो इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो इल्तुतमिश है। ठीक है। सिक्कों की एक मात्र सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइप करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया सिखों की एकमात्र मिसल जो कि सतलज नदी के दक्षिण में स्थित थी, वह मिसल कौन सी थी? ऑप्शन है फुलकिया, शहीदी, रामगढ़, कन्हैया। तो हम लोग देखेंगे कि फुलकिया मिसल जो थी वो सतलज के दक्षिण में स्थित थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना? तो आप लोग देखेंगे कि जो सफदरजंग है वो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, अवध, हैदराबाद, बंगाल और पंजाब, उसमें से अवध का जो है एक क्या रहता है, नवाब बनता है। ठीक है। और एक कुछ समय तक अहमद शाह का वजीर भी रहता है। मिसल शब्द किस भाषा का शब्द है? मिसल जो है अरबी, फारसी, उर्दू, इनमें से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान। ठीक है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के संदर्भ में किस इतिहासकार ने लिखा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उसी से प्रारंभ होता है? ठीक है। तो इसका उत्तर आरपी त्रिपाठी है। ठीक। बुगरा उसके पुत्र का कैकुबात की भेंट का उल्लेख किरानु सादेन पुस्तक में मिलता है। पिता पुत्र की भेंट निम्न में से किस स्थान पे हुई थी? तो जो किरानु सरदेन पुस्तक है उसको अमीर खुसरो ने लिखा है। और जो 4 ऑप्शन दिए हैं अवध, लखनौती, कटिहार और जौनपुर, तो इसमें से अवध में उनकी मुलाकात होती है। ठीक है। और जो अगला प्रश्न है, हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो शायद ये क्वेश्चन पूछे किस संप्रदाय से है, लेकिन इससे हमको एक नई जानकारी मिली। हमको तो ये पता ही है कि हरिभद्र सूरी की रचना सम्रादित्य कथा है। एक प्रश्न ही हमारा तैयार हो गया और दूसरा तैयार हो गया कि आजीवक, बौद्ध, जैन, इनमें से जैन धर्म से ये पुस्तक संबद्ध है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी जिसे किसने अंजाम दिया? आप लोग देखेंगे कि 1831 में किसान विद्रोह जब होता है मैसूर में, तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो कुशासन का आरोप लगा के कहीं ना कहीं जो मैसूर होता है उसको मिला लेता है। ठीक है। लेकिन उसको जो है रिपन के समय में, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, डफरिन, लैंसडाउन, रिपन और लॉर्ड कैनिंग, तो इसमें रिपन ऑप्शन में है। रिपन के समय में 1881 में जो है मैसूर के राजा को या जो पुराना परिवार था उसको एक उसका जो साम्राज्य था लौटा दिया गया। ठीक है। जो अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है अदालत खास, इसमें से कोई नहीं, अदालत आला या अदालत आम। तो आप लोग देखेंगे कि अदालत आला उसकी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता था। अगला ऑप्शन है, वह एकमात्र विद्रोह कौन सा है जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया था? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है बंगाल विद्रोह, लाहौर का विद्रोह, मंगोल विद्रोह और सिंध का विद्रोह। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बंगाल विद्रोह। और एकमात्र अवसर है जब बलबन दिल्ली से बाहर गया था किसी विद्रोह को दबाने के लिए, नहीं तो वो दिल्ली के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य करता रहा और वो दिल्ली से बाहर कभी नहीं गया। ठीक है। केवल 1279 में बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए बलबन बाहर जाता है। ठीक है। अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रपट कौन सी थी?
तो आप लोग देखेंगे स्लीमैन की सरकारी रिपोर्ट है, आउटरम की भी सरकारी है, और जो बिशप हेबर की रिपोर्ट है वो गैर सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगलौर एवं पोर्टो नोवा स्थान पर निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गई? तो ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आप लोग देखेंगे जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, जो मंगलौर की संधि के तहत 1784 में समाप्त होता है, उसमें जो है मंगलौर एवं पोर्टो नोवा नामक स्थान पर प्रमुख लड़ाइयां हुई थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। लग रहा है कोई क्वेश्चन हमने टिक करना भूल गए थे, जिसकी वजह से रिपीट हो रहा है। किस चीनी यात्री ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर होगा वेन्सन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसी तरह की प्रैक्टिस से डेली बाई डेली आते रहेंगे, और जो लोग डीएसएसबी के एग्जाम जिनके हैं 22 को, उनके लिए 21 दिन पड़े हुए हैं, वो चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उनको मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस से उनको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी डीएसएसबी हिस्ट्री के एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।